हुए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर जबरदस्त पथराव किया। टीएमसी के ये कार्यकर्ता ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम, एक और दूसरे कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी और टीएमसी के विधायक मदन मित्रा की गिरफ्तारी से नाराज थे और उसका विरोध कर रहे थे। सीबीआई ने इन तीनों नेताओं के अलावा ममता बनर्जी सरकार में पहले मंत्री रहे सोवन चैटर्जी को भी आज नारदा स्टिंग टेप घोटाले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस पूरे मुद्दे पर एक नया खेला शुरू हो गया। तो ये पश्चिम बंगाल का अब एक नया खेला है, एक नया अध्याय है। गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गईं और इसी के कुछ देर बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी सीबीआई दफ्तर की इस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया और फिर वहां हंगामा शुरू हो गया। ममता बनर्जी करीब 5.5 घंटे तक सीबीआई के इस दफ्तर में बैठी रहीं और इस दौरान उनके समर्थक सीबीआई दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहे। जिस समय ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के अंदर थीं, उस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी कर रहे थे। इन लोगों ने वहां मौजूद सुरक्षा बलों के जवानों के साथ काफी बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और उस पूरे हंगामे ने एक बार फिर बंगाल में नारदा स्टिंग टेप घोटाले को फिर से खबरों में ला दिया है। आज हम आपको इस पूरे घोटाले के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप टीएमसी कार्यकर्ताओं की ये गुंडागर्दी देखिए। और ये सब कुछ हो रहा था ममता बनर्जी के सामने। आज बिना किसी नोटिस का, बिना एक पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से जाकर के काम किया। ये मामला कितना बड़ा है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2 मंत्रियों और एक विधायक को छुड़ाने के लिए ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद 5.5 घंटे तक सीबीआई के इसी दफ्तर में बैठी रहीं। आप देखिए वो कैसे अपनी गाड़ी में वहां आ गई, पहुंच गई और सबसे पहले वो सीबीआई के डीआईजी अखिलेश सिंह से मिली और फिर दफ्तर के अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। इस तरह से ममता बनर्जी ने सीबीआई के दफ्तर के अंदर ही एक प्रकार से धरना देना शुरू कर दिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपने कई मंत्रियों और अधिकारियों से भी बातचीत की, मुलाकात की। महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी ने घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए यानी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए अपने मंत्रियों और विधायक की रिहाई के लिए ये सारा धरना दिया। और उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस पूरे मामले की जांच के आदेश पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिए थे। यानी ये नया खेला जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच शक्तियों के टकराव का है। ममता बनर्जी का कहना है कि सीबीआई इस तरह से किसी कैबिनेट मंत्री और विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकती, जबकि सीबीआई का कहना है कि उसे जांच के निर्देश सीधे राज्यपाल से मिले हैं, जिसके बाद वो अपनी कार्रवाई कर रही है। I had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification. Sri Firhad Hakim was seen to have agreed for acceptance of bribe money of rupees 5 lakhs on camera. কেন মুকুল রায় অ্যারেস্ট হলো না, কেন শুভেন্দু অধিকারী অ্যারেস্ট হলো না, সেই প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। বিজেপির লোকদের কাউকে অ্যারেস্ট হচ্ছে না। গভর্নর হ্যাজ বিকাম ব্লাড সাকার। अब आपको ये बताते हैं कि क्या ये पूरी कार्रवाई असंवैधानिक है जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं, या ये कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत हुई है।
पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर का कहना है कि नियम यह है कि अगर विधानसभा के किसी सदस्य को कोई जांच एजेंसी गिरफ्तार करना चाहती है तो इसके लिए विधानसभा के स्पीकर की अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि वो मंत्री और विधायक विधानसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए स्पीकर की अनुमति लेना जरूरी है। और अगर स्पीकर की अनुमति नहीं ली गई है तो ये फिर जो कदम होगा ये कानून के खिलाफ माना जाता है। कानून ये भी कहता है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है या उसे गिरफ्तार करना है तो इसकी अनुमति मंत्रिमंडल द्वारा दी जाती है, यानी सरकार तय करती है कि उस मंत्री के खिलाफ जांच होगी या नहीं। उससे पहले कोई जांच एजेंसी कोई कदम नहीं उठा सकती। और ममता बनर्जी इन्हीं दोनों बातों को अपना आधार बनाकर आरोपी मंत्रियों को बचा रही है। इन दलीलों से आपको यह भी लग सकता है कि सीबीआई की कार्रवाई शायद संविधान के अनुरूप नहीं है, जबकि सच्चाई क्या है अब आप ये समझिए। वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि अगर कोई सरकार अपने मंत्री के खिलाफ जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने से रोकती है तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई का फैसला राज्य के गवर्नर के विवेक पर निर्भर होगा, यानी राज्यपाल ऐसी स्थिति में फाइनल डिसीजन, आखिरी फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस फैसले में यह बात भी कही थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सत्ता में बैठे लोग बिना परवाह किए कानून को तोड़ने लगेंगे और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। क्योंकि जब भी आप किसी मंत्री या विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाएंगे, कोई भी जांच एजेंसी, तो वो सरकार आपको वो कार्रवाई करने नहीं देगी। हो सकता है अगर विधानसभा का स्पीकर भी ये इजाजत ना दे तो भी कार्रवाई को रोका जा सकता है। ऐसे में गवर्नर को फैसला करना चाहिए। ये स्थितियां कानून और लोकतंत्र दोनों के ही खिलाफ हैं अगर सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई को रोकती है। सरल शब्दों में कहें तो राज्यपाल का यह फैसला और सीबीआई की कार्रवाई संवैधानिक है, यानी संविधान के अनुरूप है। इसे आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए एक बयान से समझ सकते हैं। यह बयान उन्होंने 9 मई को जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 में जब नारदा स्टिंग टेप घोटाला हुआ था तब गिरफ्तार किए गए ये चारों नेता ममता बनर्जी की सरकार के मंत्रिमंडल में थे और इस हिसाब से राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत कार्रवाई की अनुमति देने की पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि उस समय जब ये पूरा मामला सामने आया था तब ये सभी मंत्री थे। राज्यपाल ने जिस दिन ये बयान जारी किया था उसी दिन सीबीआई को भी जांच की अनुमति मिल गई थी। बड़ी बात यह है कि राजभवन ने यह जानकारी दी कि कार्रवाई की अनुमति सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर दी गई है, यानी इस हिसाब से देखें तो सीबीआई की कार्रवाई असंवैधानिक नहीं है और इसलिए हमें इसे संवैधानिक शक्तियों के टकराव का खेला हम इसे कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रियों पर सीबीआई की यह कार्रवाई उनकी शक्तियों के लिए एक चुनौती थी और यही वजह है कि खुद सीबीआई वो दफ्तर पहुंच गई और वहां अंदर जाकर वो बैठ गई, क्योंकि उन्हें यह लगा कि उनके नाक के नीचे कोलकाता में रहते हुए सीबीआई की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो उन्हीं के मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले उनके सामने से और वो कुछ ना कर पाए। और वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वो चुपचाप बैठने वाली नहीं है, वो जाएंगी और अपने लोगों के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए लड़ेंगी। और वो वैसे भी राजनीतिक रूप से एक बहुत फाइटर मानी जाती हैं। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आज एक बार फिर से वही किया जो वो हमारे साथ भी करते आ रहे हैं। चुनाव में भी उन्होंने हमारे साथ ये किया था, आज भी वही किया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आज जी मीडिया की गाड़ी पर भी एक बार फिर हमला किया और भीड़ ने सीबीआई दफ्तर के बाहर हमारी गाड़ी को घेर लिया और उस पर हमला किया। वो हमले की तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर आपको यह अंदाजा आ जाएगा कि जी मीडिया के लोग, हमारे रिपोर्टर्स जब इस तरह की घटनाओं को कवर करने के लिए जाते हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में, तो उनकी जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार को ये कहना चाहते हैं
कि वो इस तरह की घटनाओं को रोके, क्योंकि हमारे रिपोर्टर, जी मीडिया के लोग अब कहीं भी उनके कार्यकर्ताओं को अगर दिखाई देते हैं तो कई बार उनकी जान इसी तरह खतरे में आ जाती है और किसी दिन कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इस खेला के पीछे का खेला क्या है, अब वो आप समझिए। आखिर ये नारदा स्ट्रिंग टेप का मामला है क्या, जो तृणमूल कांग्रेस का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। वर्ष 2014 में, यानी आज से 7 साल पहले, पश्चिम बंगाल के एक पत्रकार ने टीएमसी के कुल 12 नेताओं का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इनमें उस समय के 7 सांसद थे, ममता बनर्जी सरकार के 4 मंत्री थे और टीएमसी का एक विधायक शामिल था। इन सब के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। आरोप है कि ये सभी नेता उस स्टिंग ऑपरेशन में 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और इन 12 आरोपियों में शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का नाम भी शामिल है, जो पहले टीएमसी में थे, उस जमाने में टीएमसी में थे, लेकिन बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हीं शुवेंदु अधिकारी ने इस बार ममता बनर्जी को हरा भी दिया। अब टीएमसी का आरोप यह है कि जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो फिर कार्रवाई अकेले टीएमसी के मंत्रियों और विधायकों पर ही क्यों हो रही है। इसका जवाब यह है, सीबीआई, ममता बनर्जी ये कह रही है कि आप शुवेंदु अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मुकुल रॉय पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उन तमाम नेताओं को जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन्हें तो सीबीआई छोड़ रही है और बाकी सबको गिरफ्तार कर रही है। यह आरोप है ममता बनर्जी का। तो इसका जवाब यह है कि शुवेंदु अधिकारी, सौगत रॉय, काकोली घोष और प्रसून बनर्जी के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की अनुमति ऑलरेडी पहले ही मांगी हुई है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है, जिसकी वजह से यह कार्रवाई अभी भी रुकी हुई है। ये सभी 2014 में टीएमसी के सांसद थे, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए लोकसभा के स्पीकर की अनुमति जरूरी है। इसलिए ओम बिरला से यह अनुमति मांगी गई है और यह अनुमति इन्हें लेनी पड़ेगी, यानी सीबीआई को लेनी पड़ेगी लोकसभा के स्पीकर से, और लोकसभा के स्पीकर ने अभी तक यह अनुमति नहीं दी, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। आज इस पूरे विषय पर हमने संविधान विशेषज्ञ जीसी मल्होत्रा से बात की, जो सरल भाषा में कानून के ये सारे दांव पेच आपको समझा रहे हैं। उन्हें भी आज आपको सुनना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को गिरफ्तार करने से पहले परमिशन की, सैंक्शन की, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जरूरत होती है। अब मिनिस्टर के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो गवर्नर है, तो गवर्नर की परमिशन इस केस में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ऑलरेडी उन्होंने दे दी है इसकी परमिशन गवर्नर ने, क्योंकि ये परमिशन इसलिए चाहिए होती है कि कई दफ़ा उनकी जो इज्जत के ऊपर आ जाता है, मान लीजिए कुछ ऐसा वेक्सिशियस या फॉल्स चार्जेस लगा के किया और बाद में वो गलत भी चाहे निकल आए, मिनिस्टर की जो है ऊंचे पद पे है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी तो फिर फजीयत हो गई, बेइज्जती तो हो ही गई उसकी। और इसलिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, इस केस में गवर्नर है, वो देख लेते हैं कि भाई मोटे मोटे तौर पे प्राइमा फेसी केस बनता है तो वो परमिशन दे देते हैं। और इस केस में, जो वेस्ट बंगाल के केस में जो मंत्री हैं, उनके केस में मैं देख रहा हूँ कि गवर्नर साहब ने परमिशन दे दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर अगर आप पूछताछ करें या गिरफ्तार करें तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। इस केस में उन्होंने ले ली है। अब इस खबर का लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यह है कि नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार हुए टीएमसी के इन चारों नेताओं को अदालत ने अंतरिम जमानत आज शाम को दे दी है और भारत के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि इन नेताओं को जिस आधार पर जमानत मिली है वो आधार भी बड़ा दिलचस्प है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि अदालत को यह लगा कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है या सीबीआई का केस मजबूत नहीं है इसलिए इन्हें जमानत दे दी, ऐसा नहीं है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज इन नेताओं को जमानत देते हुए ये कहा कि जेलों में इस समय कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है,
क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इससे इन नेताओं को कोरोना हो सकता है। यानी कोरोना के इस समय में जब जेलें पहले से ही भरी हुई हैं कैदियों से, ऐसे में इन नेताओं को जेल में रखना सही नहीं होगा, इन्हें कोरोना का संक्रमण हो सकता है, इसलिए इन्हें जमानत दी जा रही है। और इन सभी आरोपियों को जांच में सीबीआई का सहयोग करना ही होगा, यह अदालत ने कहा है, और 15 दिन में एक बार जांच अधिकारियों के सामने पेश भी इन्हें होना होगा। तो ये कहकर आज अदालत ने इन सबको अंतरिम जमानत दे दी, इसलिए सारे नेता जेल जाने से अभी बच गए हैं। और नारदा स्टिंग की जो हम आपको बात बता रहे थे, नारदा स्टिंग आपको याद होगा 2014 में हुआ था। उसमें एक पत्रकार एक बिजनेसमैन बनकर गया था और उसने कहा था कि हम पश्चिम बंगाल में निवेश करना चाहते हैं, आप निवेश करने में हमारी मदद कीजिए। और उसने कहा था कि हम बहुत बड़ा निवेश करेंगे और उसके बदले में इन सारे मंत्रियों ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। और उस मदद के बदले ये मंत्री कैमरे पर पैसा मांग रहे थे और पैसा लेते हुए भी इन्हें दिखाया गया, ऐसा नारदा का दावा था। उसके बाद इस पर पूरी कार्रवाई शुरू हुई, एफआईआर दर्ज हुई और सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज जो कुछ हुआ इससे साबित होता है कि चुनावों के नतीजों के साथ ये मामला निपटा नहीं है, ये मामला लंबा चलेगा। ममता बनर्जी शायद ये सोच रही थी कि चुनाव में जीत के साथ ही ये सब खत्म हो जाएगा क्योंकि उनकी सरकार दोबारा बन गई, तो ये मामला अब काफी लंबा चलेगा और ये इस तरह का जो